बच्चों, इकोनॉमिक्स की क्लास आज हम करेंगे। तो हमने बजट का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बजट तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक टाइप था सरप्लस बजट, हमारी रिसीट्स ज्यादा है, कमाई ज्यादा है, खर्चे कम है, फायदे की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है बैलेंस बजट, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिसीट्स, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बैलेंस पे है। और तीसरा था बच्चों बजटरी डेफिसिट या डेफिसिट बजट। ये बजट का घाटा होता है, इसको बजट को घाटे में बोलते हैं जब भी बजटरी डेफिसिट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने रिसीव तो बहुत कम किया, माने कि कमाई तो बहुत कम करी, पर खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती, ये एक खराब सिचुएशन है। और दुनिया की ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमीज जो है वो इस सिचुएशन से जूझती है, इसको ठीक करने की वो कोशिश करती है, ठीक है। चलिए, तो हमें बजटरी डेफिसिट का मीनिंग पता है बच्चों कि जब एक्सपेंडिचर जो है किसी भी इकोनॉमी के वो ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से या रिसिट से, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें बजटरी डेफिसिट का माने कि घाटे का सामना करना पड़ता है। तो ये हमने इसका मीनिंग लास्ट क्लास में ही क्लियर कर दिया था। आज हमने शुरू करना बच्चों, इस ये जो बजटरी डेफिसिट होता है ना, इसके तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। और एग्जाम में आने के लिए ये तीनों के तीनों टाइप्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम इसका फर्स्ट टाइप समझने की कोशिश करेंगे। इसका पहला टाइप है बच्चों जिसका नाम है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए तैयारी होगी ये भी आप ध्यान रखिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन 3 मार्क में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, 99.9% चांसेस है कि 3 मार्क के आसपास पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, बट हम इसको इतने अच्छे से तैयार कर लेंगे बच्चों कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क का भी आ जाए तो भी आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो हम इतना कंटेंट तैयार आराम से कर लेंगे। तो देखिए कैसे तैयार किया जाएगा इसको 3 to 4 मार्क में। रेवेन्यू डेफिसिट का सबसे पहले 1 मार्क के लिए हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम इसका फार्मूला बता देंगे, ठीक है। तो 1 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। दूसरा, हम इसके इंप्लीकेशंस बताएंगे, तो 2 नंबर आपको यहां मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। और लास्ट में हम सॉल्यूशंस बताएंगे कि कैसे आप इस घाटे को, रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी में। तो 1 मार्क आपको आराम से यहां पे मिल जाएगा। सो 3 to 4 मार्क में इसको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले 1 मार्क में हमें बताना है इसका मीनिंग, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट का। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? पहली बात तो ये क्लियर है कि डेफिसिट का मतलब तो घाटा ही होता है, ठीक है। अब रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए बच्चों, आप पहले एग्जांपल लीजिए, फिर इसके बाद हम इसे थ्योरी कंटेंट पे आएंगे। मान लीजिए एज अ स्टूडेंट आपको मंथली पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको मंथली पॉकेट मनी मिलती है 200 रुपीज, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको इस मंथ की पॉकेट मनी दे दी 200 रुपीज। बट आप इस महीने आपके फ्रेंड्स के साथ जाके या कहीं और जाके आपने कुछ खा पी लिया और आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो गए, तो आपने जाने जाने में 250 रुपए खर्च कर दिए बच्चों, ठीक है। आपको पैसे मिले कितने थे, आपकी कमाई कितनी थी? 200 रुपए। मैं जानता हूं वो कमाई नहीं है, पेरेंट्स से वो पैसे मिल रहे हैं, बट उसी को रिसिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पेरेंट्स से मिले 200 रुपए, बट आपने खर्च कितने कर दिए खाने पीने में, दोस्तों के साथ या और चीजों में 250 रुपए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को ही रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, कौन से वाले एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहां पे खाली एक्सपेंडिचर नहीं लिखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं, किससे? रेवेन्यू रिसिट से। आप भी मुझे बताइए, आपको अपनी रूटीन पॉकेट मनी आपकी रूटीन कमाई होती है ना, कितनी मिली थी? 200 रुपए। और आपने अपने रूटीन में खर्चे कितने कर दिए? 250 रुपए। तो आपके एक्सपेंडिचर जो है रूटीन वाले वो ज्यादा है आपके रूटीन कमाइयों से। तो ऐसे केस में आपको क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। उस घाटे को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट का, ठीक है। जब हमें अपनी रूटीन जो हमारी कमाइयां हैं वो कम पड़ जाए और रूटीन खर्चे हम ज्यादा कर दे, तो ऐसे केस में हमें क्या हो जाता है? रेवेन्यू डेफिसिट या घाटा हो जाता है बच्चों, ठीक है। इसका फार्मूला क्या रहेगा? बहुत ही क्लियर है, रेवेन्यू डेफिसिट का फार्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स, ठीक है। मान लीजिए ऐसे कोई न्यूमेरिकल आपको दे दे और वैल्यू निकालने को कह दे कि रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू निकालो, तो हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया? 250 रुपीस माइनस हमें रेवेन्यू रिसिट्स कितने मिले थे? 200। तो हमारा घाटा कितना होगा बच्चों? 50 रुपीस। इसी को रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा घाटा होगा। अब ये तो हमने इसका मीनिंग क्लियर कर लिया। अगली चीज बच्चों हमने बतानी है कि इस घाटे के इंप्लीकेशंस क्या होंगे। इंप्लीकेशंस का मतलब होता है उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे हमारे ऊपर, ठीक है। उसके बुरे इफेक्ट्स क्या होंगे। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं बारी बारी से। सबसे पहली चीज, इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट।
ये जो घाटा हो रहा है ना सरकार को, अब यहाँ मैं आपकी बात नहीं करूंगा, सरकार के पॉइंट पे आता है क्योंकि हम गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं। तो देखिए सरकार को एक घाटा हुआ 50 रुपए का। अब एक्चुअली में गवर्नमेंट को ये घाटे जो होते हैं ना, ये 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज में होते हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट को एक घाटा हो रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि सरकार उतनी जिम्मेदार और काबिल नहीं है। सरकार जो है वो अनेबल रहती है किस चीज में, भाई सरकार का एक नियम क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए कि जितने पैसे उनके पास हैं, माने कि 200 रुपए, उन्हीं में काम चला लेना चाहिए। स्टूडेंट का भी यही मोटिव होना चाहिए कि हमें पेरेंट्स 200 रुपए देते हैं तो हमें उसी में काम चलाना है। बट स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या कर रहा है, 250 रुपए खर्च कर देता है। इसका मतलब स्टूडेंट जो है वो इनडिसिप्लिन है, वो इनेबल है कि अपने पास जितने पैसे उसी में काम चला पाए, उससे भी ज्यादा वो खर्च कर देता है। ऐसे ही हमें सरकार की भी इनेबिलिटी का पता चलता है। सरकार जितना कमाती है ना, उसमें अपना गुजारा नहीं कर पा रही, उससे भी ज्यादा सरकार को खर्च करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इससे सरकार को डिस सेविंग करनी पड़ती है। बच्चों आप ही सोचिए, आपको मिले 200 रुपए हैं, आप 250 कैसे खर्च करेंगे? तो आप क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा 50 रुपए हैं वो आपने जो पहले कभी बचत करी होगी, आप वहां से वो पैसे निकाल के लाएंगे और फिर ये 250 रुपए खर्च करेंगे, राइट? क्योंकि पेरेंट्स ने तो 200 दिए, आप खर्च 250 तभी तो कर पाओगे जब 50 रुपए आप पुरानी सेविंग्स में से निकाल के लाओगे। तो आपकी सेविंग्स क्या हो जाएंगी, पुराने वाली कम हो जाएंगी इसकी वजह से। इसको क्या बोलते हैं, डिस सेविंग। तो इसी तरीके से जब भी रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो इसका मतलब यही है कि सरकार को घाटा हुआ है और सरकार उस घाटे को, उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करेगी, जो सरकार के पास पहले से बची हुई सेविंग्स है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की सेविंग्स है, सरकार वहां से पैसा मांग के लाएगी ताकि ये लॉस मेकिंग सेक्टर्स में सरकार पूर्ति कर सके। तो ये भी हमारे लिए एक बुरी बात है। एक तो सरकार बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड है, दूसरा सरकार जो है वो डिस सेविंग कर रही है, पुरानी की हुई बचत को अब खर्च कर रही है। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। आइए थर्ड पॉइंट पे, गवर्नमेंट में हैव टू बोरो और डिसइन्वेस्ट। अब सोचिए, अगर मान लो गवर्नमेंट के पास सेविंग्स हो ही ना पुरानी, भाई सेविंग्स होती तो ठीक है, हम वहां से मांग लेते पैसे। मान लीजिए बच्चों कि ये घाटा चुकाने के लिए सरकार के पास पैसे ही ना हो, तो सरकार क्या करेगी, सरकार कहीं ना कहीं से उधारी मांग के लाएगी ये घाटा चुकाने के लिए। ठीक है, उधारी मांग के लाएगी तो इससे क्या होगा, एक तो हमारे देश की लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, और दूसरा साथ साथ जब वो कर्जा हमारे ऊपर बढ़ेगा तो कल को हमें उस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो वो भी हमारे ऊपर एक बर्डन आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स का बर्डन। ठीक है, या फिर अगर सरकार सोचेगी चलो हमें बोरोइंग्स नहीं करनी, हम क्या करते हैं, अपने कुछ एसेट्स बेचते हैं, तो वो भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। अगर मैं आपको कहूं कि भाई आपको पॉकेट मनी कम पड़ रही है, तो आपने क्या किया, आपने घर से कोई कीमती चीज चुरा के या घर से कोई कीमती चीज लेके और मार्केट में जाके बेच दी, ताकि आप उससे अपनी जो 50 रुपए की पॉकेट मनी है उसका काम चला सको। ये कोई अच्छी चीज होती है? नहीं। आप अपने घर का एक एसेट लेके जाके, घर का एक गोल्ड लेके जाके और उसको बेच दे रहे हो अपना काम चलाने के लिए, तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज नहीं है बच्चों। तो आप ये ध्यान रखिए, या तो सरकार डिस सेविंग करेगी, पुरानी बचाई हुई सेविंग्स खराब करेगी, वो भी अच्छी बात नहीं है, और या फिर सरकार कर्जा लेगी, कर्जा लेके उस पर इंटरेस्ट पे करेगी, वो भी देश के ऊपर बर्डन है, या फिर सरकार क्या करेगी, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, माने कि अपने एसेट्स को बेचना शुरू करेगी, वो भी अच्छी चीज नहीं है। आप अपने शौक के चक्कर में, अपने इनडिसिप्लिन के चक्कर में अपने घर के एसेट्स बेचने लग जाओगे तो उससे कभी भी आपका काम नहीं चल पाएगा। तो ये इसके इंप्लीकेशंस है बच्चों, ये 3 इंप्लीकेशंस आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने 1 मार्क में इसका मीनिंग पढ़ लिया कि सरकार के रूटीन खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, रूटीन कमाई कम रह जाती है। ठीक है, मीनिंग और फार्मूला 1 नंबर में। मैंने आपको 3 इंप्लीकेशंस बताए। पहली चीज क्या, सरकार इनडिसिप्लिन्ड है, अपना काम नहीं चला पा रही जितने पैसे मिल रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, दूसरा सरकार डिस सेविंग कर रही है और सेक्टर्स की कमाई ला ला के, और फिर सरकार इस घाटे की पूर्ति कर रही है, सरकार के पास पैसा ही नहीं होता। ठीक है, और तीसरा सरकार को या तो कर्जा लेना पड़ेगा इस घाटे की पूर्ति करने के लिए, इसको पे करने के लिए, या फिर सरकार अपने एसेट्स बेचेगी, और दोनों ही बुरी बातें हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने इसके इंप्लीकेशंस, इसके दुष्प्रभाव बता दिए। ठीक है, अब लास्ट में बच्चों हमें सॉल्यूशंस भी बताने हैं। एज एन इकोनॉमिस्ट हमसे उम्मीद की जाती है कि हम सिर्फ बुराई ना करें सरकार की, हम उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस भी बताएं, कुछ रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बताएं कि अब सरकार क्या करे अपने घाटों को ठीक करने के लिए फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए हमारी सलाह सिंपल सी है बच्चों कि पहली बात, सरकार को अपने आरा मतलब कि रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं, सरकार को उनको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए सरकार के रेवेन्यू रिसीट्स कम रह गए थे ना, 200 रुपए रह गए थे ना, क्यों ना सरकार कुछ ऐसा करे कि रेवेन्यू रिसीट्स अगले साल, इस साल तो जो हो गया सो हो गया, रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ा के 200 से 300 पे ले जाए या 400 पे ले जाए, तो कितना अच्छा नहीं हो जाएगा। हमारी कमाई अपने आप ही जब बढ़ जाएगी तो हमें घाटा होएगा ही। भाई अगर ये 400 रुपए हम कमाई करें और फिर खर्चा 250 हुए तो घाटा कैसे होएगा, तो फिर डेफिसिट होएगा ही नहीं, फिर हमारा बजट सरप्लस में चला जाएगा।
जो कि अच्छी बात होगी, ठीक है। तो हमारा पहला सजेशन है सरकार को कि सरकार रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ा दे। आप पूछोगे कि कैसे बढ़ाए रेवेन्यू रिसीट्स, तो आप सोचिए रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आता था, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। सरकार या तो टैक्स को बढ़ा दे या तो नॉन टैक्स को बढ़ा दे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कोरोना के दौरान ही सरकार ने कुछ स्टेट्स में शराब की दुकानें खोल दी थी, तो वहां पे सरकार ने कोई स्टेट्स में 50% टैक्स बढ़ा दिया उन पे, कोई स्टेट्स में 70% टैक्स बढ़ा दिया। तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया, सरकार को पता था कि लोग शराब जरूर खरीदेंगे आपके, तो सरकार ने वहां पे टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाया तो उसे, चाहे वो दुकान 2-4 दिन के लिए खुली, बट उससे सरकार के क्या इंक्रीज हुए, रेवेन्यूज इंक्रीज हुए, ठीक है। ऐसे ही सोचिए नॉन टैक्स रेवेन्यूज, सरकार ने भी आज से कोई 6 महीने पहले या 7 महीने पहले चालान वगैरह के जो फाइन्स थे, पेनल्टीज थी, वो बढ़ा दी थी बहुत ज्यादा, कि अगर आप बिना हेलमेट के या बिना लाइसेंस के आते जाते दिखोगे तो सरकार ने चालान बढ़ा दिए थे। इससे क्या होता है बच्चों, इससे सरकार के रेवेन्यूज बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारी सरकार को सलाह ये है कि सरकार अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए कदम उठाए, अपनी कमाइयों को बढ़ाए, ठीक है। दूसरा, सरकार अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को काबू में लाए, कम करे, ठीक है। सरकार को अपने अननेसेसरी खर्चों को छोड़ना होगा, ठीक है। सरकार जहां बिना बात का खर्चा करती है वो कम करे, और सरकार को यह भी चेक करना होगा कि कहीं सरकार का पैसा करप्शन में या गलत लोगों के हाथ में तो नहीं जा रहा, कि भाई सरकार तो अच्छे काम के लिए पैसा दे रही हो बट वो पैसा गलत हाथों में चला जा रहा हो, तो सरकार को यह भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकार के पास 2 सॉल्यूशन है इसके। पहली बात, अपनी कमाइयों को बढ़ाओ, जब आपकी कमाई बढ़ेगी तो अपने आप ही आप सरप्लस में जाएंगे। और दूसरा, अपने बिना बात के खर्चों को कंट्रोल में लाइए, उन्हें काबू में लाइए, ताकि आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाए। और अगर आप इस 250 रुपए के एक्सपेंडिचर को कम करेंगे तो कम होकर ये अपने आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएगा जहां पे आपका बजट जो है वो स्टेबल हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम रेवेन्यू डेफिसिट का पूरा पॉइंट कवर कर पाए हैं। अब इसका मीनिंग लिखिए, अब इसके इंप्लीकेशंस बताइए और लास्ट में सॉल्यूशंस बताइए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे, पॉइंट्स बना के अच्छे से, 3 मार्क क्या, अगर बोर्ड इसको 4 मार्क में भी दे देगा तो भी 4 में से 4 आप लाएंगे, कोई आपका हाफ मार्क भी डिडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेकंड टाइप ऑफ डेफिसिट के बारे में बात करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट फर्स्ट टाइप था हमारा, अगली वीडियो में सेकंड टाइप होता है फिजिकल डेफिसिट, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज सैटरडे को ये वीडियो पोस्ट की जा रही है बच्चों, तो कल आपका संडे टेस्ट है। संडे टेस्ट के अंदर इकोनॉमिक्स में जो है वो सारा काम आएगा जो हमने बजट में अभी तक कर लिया है, बजट के मीनिंग से लेके और रेवेन्यू डेफिसिट तक का सारा काम। तो आप एक बार फिर से उसको रिवाइज करिए, लास्ट वीक भी उनमें से कुछ काम आया था और इस वीक भी हम वो सारा काम देंगे, ठीक है। तो आपकी एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगी इस तरीके से। और जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं, अकाउंट्स वाले बच्चे भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी जो कल टेस्ट है उसमें चैप्टर फर्स्ट का हमने जितना भी काम किया, मेनली एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का टॉपिक, उसी में से हम कल क्वेश्चंस देने वाले हैं। तो जो बच्चे संडे टेस्ट के लिए विलिंग है वो ग्रुप्स पे अपने नाम दे सकते हैं, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।